होता है। अब यहाँ तक इनके सिद्धांत हो गए। अब हम आगे बढ़ें, आदर्शवादी शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आदर्शवादी शिक्षा की तरफ हम बढ़ते हैं। अब शिक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक, शिक्षा में सबसे पहले क्या आता है? आदर्शवादी सबसे पहली जो बात आती है वह शिक्षा के उद्देश्य के बारे में इन्होंने क्या किया, विभिन्न चीज़ों के बारे में। आदर्शवादी जो है विचारधारा और शिक्षा को जब हम जोड़ते हैं तो शिक्षा में सबसे पहले क्या होता है? उद्देश्य। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में एक बात जानिएगा, आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्यों को सबसे ज़्यादा कोई अगर इम्पोर्टेंस दिया है, सबसे ज़्यादा कोई महत्व दिया है तो कौन दिया है? आदर्शवादी विचारधारा। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों को इनका मेन फोकस रहा है। अब हम एजुकेशन, अब हम शिक्षा के जो एम्स देख रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य, ये किसके संदर्भ में? हाँ, शिक्षा के जो उद्देश्य हम पढ़ेंगे ये किसके संदर्भ में? आदर्शवाद के संदर्भ में, कि आदर्शवाद ने शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य बताए हैं। ठीक है, अब अभी हमने उसके सिद्धांत बताया, उसके जो कौन कौन से उन्होंने नियमों पे नोट कर लीजिए आप लोग। फिर दो चीजें उन्होंने बताया, भी हमने बताया ना बार बार, आध्यात्मिक जगत इनका प्रमुख बताया है और भौतिक। आध्यात्मिक और भौतिक दो चीजें इनका प्रमुख हैं। तो आध्यात्मिक जगत के साथ ही आध्यात्मिक जगत के लिए जो क्या है, जो हमारे विषय हैं वो क्या है? आध्यात्मिक विषय क्या हो जाएंगे? जैसे तर्कशास्त्र, दर्शन, अभी हमने बताया ना, सौंदर्य शास्त्र, ये सारे आध्यात्मिक विषय हैं। नीति शास्त्र हो गया, ठीक है, हाँ, तर्कशास्त्र हो गया, सारे आध्यात्मिक विषय। लेकिन अगर भौतिक विषय के तो भौतिक में तमाम आ जाएगा, जिसमें सामाजिक विषय हमने बताया। ठीक है, ठीक है, मनोविज्ञान, हाँ, उसमें सारे विषय, सामाजिक, मानसिक विकास करना, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए योग वगैरह बताते हैं कि योग करेंगे। जब हम शरीर से फिट रहेंगे तभी तो उसके लिए हमें जरूरी है ना। क्यों? हमारे विचार तो सभी शुद्ध रहेंगे जब हम शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, फिट रहेंगे। उसके लिए शारीरिक विकास भी जरूरी है। और शारीरिक विकास के लिए साधन क्या बताया? योग, प्राणायाम, है ना। शरीर विज्ञान का जो है विषय बताया इन्होंने, का ज्ञान होना। इसलिए अगर उद्देश्य के बारे में देखते हैं, शिक्षा के एम अगर बताते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हो जाएगा। अगर आध्यात्मिक तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, किसमें? आदर्शवाद में। अगर दोनों की बात करते हैं तो पहला कहा जाएगा शारीरिक तो विकास होगा ही, शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मानसिक विकास, तीसरा हो जाएगा आत्मानुभूति का विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक हो जाएगा फिजिकल के लिए योग, प्राणायाम, शरीर विज्ञान। अगर मानसिक के देखें जाए, मानसिक के लिए अगर मस्तिष्क विकास के लिए क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा, है ना, गणित हो जाएगा मानसिक विषयों के लिए, है ना। सब भाषा ज्ञान, गणित विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सारे मानसिक विकास के लिए, जिसमें हम मानसिक क्रिया करें, ठीक है। आदर्शवाद जो एक और चीज देता है क्रियावादी, इसमें क्रिया करके सिखाने पे मेन फोकस उसका रहता है। आगे हम देख रहे हैं, बताएंगे जब पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे। क्रिया करके सिखाना तो खेल, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी विधि दी है, तो कहीं ना कहीं करके सीखना उसमें प्रयोजनवादी भी कहते हैं। उनका दूसरा रूप है, यहाँ दूसरा रूप है,
आध्यात्मिक विकास, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विकास, ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान या विकास, व्यवहारिकता का विकास या व्यवहारिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। और एक और आता है भौतिक जगत से मुक्ति। एक बात जानिएगा, एक इनके विचार के दोष भी बताए गए हैं कि अगर हम कमियां गिनते हैं तो भौतिक जगत की, ये कहते हैं अंतिम लक्ष्य तक शिक्षा क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा देना, जिससे कि व्यक्ति जो अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सके। और अंतिम में क्या है, भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना, इनका जो उद्देश्य है। जैसे क्या है, वैदिक काल कहता है ना, वैदिक दर्शन में कहा गया है, ठीक है, वैसे ही इनका भी है। ये हो गया शिक्षा के उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के उद्देश्य हो गया पाठ्यक्रम की तरफ। पाठ्यक्रम, करिकुलम के बारे में क्या पाठ्यक्रम क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्त करने का ही है, आध्यात्मिक के उनके पाठ्यक्रम, और शारीरिक मानसिक विकास भी है, ठीक है, शारीरिक विकास भी है, मानसिक शारीरिक पाठ्यक्रम। आध्यात्मिक शिक्षा और प्राकृतिक या मानसिक शिक्षा, ठीक है ना, मानसिक विकास। विकास के लिए मानसिक विकास, ये सारे विषय जो हमें मानसिक जो है विकास करें, भाषा, साहित्य, साहित्य, यहाँ पे धर्म और करिकुलम में इसके आएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आदर्शवाद विचारधारा लंबे समय तक चला है, बहुत सारे इसके विचारक हैं, तो कई लोगों ने पाठ्यक्रमों को अपने अपने अनुसार रखा है, ठीक है, किसी ने कोई आध्यात्मिक और मानसिक रखते हैं, किसी के अनुसार शारीरिक विकास भी उसमें है, सब ने, किसी ने शारीरिक क्रिया पर बल दिया है, किसी ने आध्यात्मिक विषयों पर विशेष बल दिया है, सब, लेकिन आध्यात्मिक का जो है पक्ष किसी ने नहीं छोड़ा। इसीलिए इसके सिद्धांत में एक और नोट कर लीजिएगा, विभिन्नता में एकता का सिद्धांत,
वो हमसे मिस हो गया। विभिन्नता में एकता का सिद्धांत, ये भी आता है। विभिन्न दार्शनिकों ने विचार अपने अपने तरह से दिया है, लेकिन उसमें जो एक सेम चीज रही है, जो सबका जो एक है, वह है आध्यात्मिक विचार। सबने रखा है उस बात को, एकता का सिद्धांत, विभिन्नता में एकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम में कुछ बातें जो है मेन है। अब जैसे अभी आपने आध्यात्मिक शिक्षा जो है पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इसलिए आध्यात्मिकता को प्रमुख स्थान दिया गया है, आध्यात्मिकता को स्थान दिया गया। सारे शिक्षण व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं है, सारे वादों में ऐसा नहीं है, ठीक है। आदर्शवाद मुख्य रूप से आध्यात्मिक पर ही आधारित है, तो आध्यात्मिकता को स्थान दिया गया है। यह वस्तु जगत में अलौकिक विषयों का जो है विशेष महत्व दिए हैं, विशेष अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। मनुष्य के अनुभवों को विकसित करने का बात कर रहे हैं, जैसे भौतिक और सामाजिक अनुभव भी जरूर जुड़े हैं जीवन के साथ, ठीक है। ये क्रिया आधारित विषयों पर ये करके सिखाना। आदर्शवाद में जो विधि अप्लाई होती, क्रिया आधारित मौखिक विधि इसमें प्रयोग किया गया है। क्या? मौखिक विधि। आदर्शवाद है, ये को एजुकेशन का विरोध करते हैं, सह शिक्षा का विरोध किया है, ठीक है। ये कहने की बात कर, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कैसे इसको पढ़ाना है, जैसे हमें पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है इस पाठ्यक्रम को। अब अगला डाल लीजिए शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के बारे में ये क्या कहते हैं, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षण विधियों के बारे में क्या कहता है। पाठ्यक्रम में क्रियाओं पर विशेष तो इन्होंने दिया है पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए, तो किस क्रियाओं पर बल दिया है, ये हो गया पाठ्यक्रम। अब इनका शिक्षण विधियां हम आते हैं, विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज आपका ये कंटेंट पूरा करना है, आइडियलिज्म पूरा कर देना है, ठीक है। अब मेथड्स, शिक्षण विधियां, इन्होंने क्या कहा, किसकी शिक्षण विधियां, आदर्शवादी विचार के अनुसार शिक्षा, इनकी शिक्षण विधियां हम पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियां में अभी हमने बताया ना, मौखिक विधि पर इन्होंने जोर दिया, मौखिक विधियां, ठीक है, मौखिक विधि पे इन्होंने जोर दिया है। टाइम कितना, ठीक ठीक, अभी टाइम, मौखिक विधियों पर जोर दिया है। दूसरी बात हमने क्या बताया था अभी, को एजुकेशन को इन्होंने विरोध किया है। अब शिक्षण विधियों में जब हम स्तर की बातें करते हैं, आदर्शवादी विचारक जब स्तर की बात करते हैं, तो प्राथमिक स्तर पे तीन स्तर बात करते हैं। तीन स्तर क्या हो जाएंगे, प्राथमिक, ठीक, दूसरा माध्यमिक, माने माध्यमिक मतलब कि ये हो गया एज के अकॉर्डिंग, है ना, जो माध्यमिक स्तर के बच्चे, और तीसरा उच्च, तीनों के अलग अलग तरीके। प्राथमिक में अनुकरण की बात करते हैं, अनुकरण विधि में, माध्यमिक पर क्रिया आधारित विधि, और उच्च स्तर पे क्या कहते हैं, स्वानुभूति, ठीक। तीन बातें करते हैं, स्तर के हिसाब से इन्होंने तीन स्तर में बांटा है। प्राथमिक में अनुकरण पे विशेष बल दिया है, क्रिया आधारित माध्यमिक स्तर, और उच्च स्तर पे स्वानुभूति, जब छात्र बड़ा होता है तो उसे स्वयं अनुभूति करके सबसे उच्च जो है तरीका है। तो तीन स्तर की बात करें हैं, ठीक है। अब इनकी विधियों में हम लेते हैं आदर्शवादी जो विचारक हैं। अब जैसे प्लेटो की बात, सुकरात से हम शुरू करते हैं। सुकरात जो हैं, सुकरात
दार्शनिक थे, आदर्शवाद का सबसे पहले उन्होंने रखा था। तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि को लाते हैं। इसके जो दार्शनिक है सामने अनेक विधियां प्रस्तुत, इसीलिए तो कहा हमने कि दार्शनिक जो विचारक हैं वह विचारकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में विषयों को भी डाला है, ठीक है, और विधियों को भी उन्होंने अपना अपना बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं विधियां। शिक्षण विधियां, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम चीजें, इस आपके सब टेट वगैरह सीटेट में सब में पूछेगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर विधि, इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि को एक और नाम से पुकारते हैं सुकराती विधि। एक और नाम से पुकारते हैं क्या? सुकराती विधि। इसको मिटा दें। सुकरात, प्लेटो क्या? सुकरात प्रश्नोत्तर विधि। प्लेटो ने संवाद विधि दिया था। अच्छा, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दिया था। प्रश्नोत्तर हम पूछते हैं तो वाद विवाद, इसी का एक संवाद विधि का ही एक वाद विवाद भी हो जाता है। वाद विवाद विधि या व्याख्यान, जो मौखिक विधि, ये जो विधियां प्रश्नोत्तर वाद विवाद क्या है? मौखिक विधि, ठीक है ना? व्याख्या विधि, मौखिक विधियां, संवाद विधि, प्लेटो ने डायलॉग मेथड दिया था। दरवाजा बंद, सही बंद कर दीजिए, बाहर की आवाज आ रही है, अंदर बंद कर दीजिए सही से। डांटिए बच्चों को, थोड़ा सा मना करिए, तो बाहर शोर कर रहे हैं सब। संवाद विधि, डायलॉग मेथड दिया था प्लेटो ने और हीगल ने, हीगल भी दार्शनिक है ना, हीगल ने तर्क विधि दिया था। हर्बर्ट अनुदेशन विधि, अनुदेशन विधि हर्बर्ट ने, जिसको निर्देशन भी कह सकते हैं। निदर्शन, अनुदेशन, और पेस्टोलॉजी ने अभ्यास या आवृत्ति विधि दिया था। विधि और फ्रोवेल ने खेल विधि। ठीक है, शिक्षण विधियां नोट कर लीजिए आप लोग। शिक्षण विधियां हो गया। हाँ, तो शिक्षण विधियां इन्होंने इस तरह से लिखा, जितने भी इसके दार्शनिक हैं उन सब ने अपने अपने विधियां प्रस्तुत किया है। और सारी विधियां देखा जाए, क्रिया आधारित विधि है ना, अभ्यास आवृत्ति विधि मौखिक ही है, अनुदेशन विधि जो स्वयं जो इंस्ट्रक्शनल मेथड, ठीक है, तर्क विधि किसी भी बात पे वाद विवाद तर्क करना, उसी का रूप है। संवाद विधि विवाद विवाद का ही रूप है। और प्रश्नोत्तर विधि
प्रश्नों के माध्यम से जानना, इसलिए मौखिक विधियों का प्रयोग आदर्शवादी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये हो गया शिक्षण विधि। अब अगली हम चलते हैं विद्यालय। आदर्शवादी जो है विचारक विद्यालय को स्थान देते हैं, विद्यालय में सीखने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है। आदर्शवादी विचारक जो हैं शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया है। जैसे प्रकृतिवादी क्या है, शिक्षक को स्थान नहीं देते हैं, विद्यालय की बात नहीं करते हैं। प्रकृतिवादी जो है विद्यालय की बात नहीं करते, विद्यालय में नहीं, प्रकृति के साथ सीखना है। आदर्शवादी ऐसा नहीं है, इन्होंने शिक्षक को प्रमुख माना है और विद्यालय को भी प्रमुख माने, विद्यालय में शिक्षा देने की बात कही है। ठीक है, तो अगर विद्यालय की बात कही जाए तो आदर्शवादियों ने विद्यालय की बात रखी है कि विद्यालय होनी चाहिए सीखने के लिए। विद्यालय होगा तभी तो गुरु होंगे। ठीक है, और गुरु का स्थान नोट कर लीजिए, विद्यालय के बारे में क्या क्या, गुरु के बारे में, शिक्षक के बारे में क्या क्या। अब अगला शिक्षक के बारे में, इधर का मिटाएं, इधर है तो शिक्षक क्या है, सर्वज्ञता है। गुरु गोविंद खड़े कुला गोपाल कहते हैं ना किस्सा कि गुरु सबसे ऊपर है, तो आदर्शवादी गुरु को सबसे ऊपर माना है। ठीक है, संपूर्ण व्यक्तित्व वाला कौन है, गुरु क्या है, गुरु एक है, गुरु सर्व सक्षम है, आदर्श व्यक्तित्व वाला और प्रभुत्वशाली। प्रभुत्वशाली यानी शिक्षक सब कुछ है। इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया में कहा है कि शिक्षक चाहे सर्व कुछ है, शिक्षक आधारित ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया, शिक्षक भी हो गया। अब छात्र की तरफ बढ़ते हैं। छात्र के बारे में इन्होंने क्या कहा है, बालक के बारे में इन्होंने क्या कहा है। बालक क्या है, बालक जो है वह बालक का स्थान या छात्र का स्थान गौण कहा है, शिक्षक ही सर्व प्रमुख है। दूसरी बात, आदर्शवादी एक चीज और मानते हैं कि जो बालक है, जो छात्र है, वो ईश्वर का अंश है। ठीक है, ये हम दे के शिक्षा करें कि उसमें उन गुणों को विकसित करना मेरा काम है शिक्षक। तो उसके संपूर्ण जो भी उसके व्यक्तित्व से संबंधित शिक्षक के जो भी गुण है वह बालक कहीं ना कहीं, छात्र कहीं ना कहीं उससे धारण करता है, उसे सीखता है, क्योंकि शिक्षक सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, संपूर्ण है, संपूर्ण व्यक्तित्व वाला है, प्रभुत्वशाली है। ठीक है, उसी का जो है वो है, तो सब जो चीज़ अपने गुण है वो छात्रों को देने की कोशिश करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे बालक को इन्होंने एक तरह से ईश्वर का अंश भी माना है, जिसे हमें परिपूर्ण करना है। ठीक है, अधूरा उसे पूर्ण करना है, अंश भी और छात्र शिक्षक के आगे जो है दूसरा पक्ष है। ठीक है, उसकी प्रमुखता नहीं देते हैं। आदर्शवादी विचारधारक। अब शिक्षक और छात्र संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, टीचर एंड
स्टूडेंट में दोनों में क्या है, गुरु शिष्य संबंध। एक बात आपने वैदिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो वैदिक शिक्षा में जैसे गुरु शिष्य का संबंध था वैसे यहाँ भी मानता है, ठीक है, कि गुरु क्या है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ है, और वह अपने आदर्श जो है, अपने जो आदर्श व्यक्तित्व के द्वारा, अपने शिक्षण के द्वारा वह छात्र में भी उन सारे गुणों को विकसित करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दोनों का संबंध क्या है, शिक्षक सर्वोपरि है और छात्र क्या है, उनके गुणों को सीखने का कार्य करता है। दोनों का वह एक ईश्वर के समान है, ईश्वर को एक ईश्वरी तुल्य माना है और छात्र उनके जो है उनकी द्वारा ज्ञान जो अर्जित करता है, ठीक है। तीसरा शिक्षक छात्र संबंध ही है, अध्यात्म को मानता है, ठीक है। अब अनुशासन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ शिक्षक छात्र संबंध हमारा ये खत्म हो रहा है, अनुशासन। अब जब शिक्षक को सर्वोपरि मान रहा है, जब शिक्षक को प्रमुख मान रहा है, तो यहाँ पे अनुशासन भी क्या हो जाएगा, अनुशासन भी प्रभावात्मक हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षक प्रभुत्ववादी है तो अनुशासन कैसा होगा, प्रभावात्मक होगा। नोट करते जाइए बच्चों, अनुशासन क्या होगा, डिसिप्लिन में बात करें, बारे में इन्होंने फिर मिटाना पड़ेगा। चलिए नोट कर, अनुशासन क्या है, प्रभावात्मक अनुशासन, के प्रभाव से अनुशासन कैसा हो, जिस प्रभाव ही ऐसा हो कि अनुशासित रहे। बात करें प्रभावात्मक जो हो, दूसरी बात स्वशासन की बात करते हैं ना, स्वचिंतन, तो स्वशासन स्वानुशासन, आंतरिक अनुशासन, जिसको आंतरिक अनुशासन कहा है, और दंडात्मक अनुशासन की भी बात। एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब कि छात्र शिक्षक ऐसा है जो छात्र के अंदर गुणों को विकसित करने के लिए उसके लिए दंड, लेकिन दंड शारीरिक दंड नहीं। दंडात्मक अनुशासन में जो अनुशासन में शारीरिक दंड देने की बात सिर्फ एक ही शिक्षा पद्धति कहती है, और वो क्या है, मुस्लिम शिक्षा पद्धति। कौन सी कहती है, मुस्लिम जो शिक्षण प्रणाली है, उसी में उसीलिए उसको दमनात्मक अनुशासन की बात कही गई है, ठीक है। दमन अनुशासन यानी कि छात्रों की गलत बुराइयों की, जो बुरी उनकी चीज़ें, उनको दमन कर दिया जाए, उनको दबा दिया जाए कि बाहर ना निकलने पाए की बात की गई। यहाँ दंडात्मक यानी दंड भी दिया जा सकता है। इस प्रकार अनुशासन क्या है, अनुशासन क्या है, छात्रों में नम्रता, शिष्टता, नोट कर लीजिए, अनुशासन छात्रों में नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता, नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारी, और क्या बोला है हमने, आज्ञाकारिता, अधीनता, नैतिक मूल्यों का पालन करना, ठीक है। इन सारे मूल्यों का पालन करना ही अनुशासन है, आदर्शवादी विचारक कहते हैं। हो गया यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब इनके आधार पे इसके मेरिट्स और अब आदर्शवादी विचारधारा के कुछ इसके अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो कुछ इसके मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। मेरिट में क्या है, मेरिट में क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा की बात करता है तो गुरु का स्थान प्रमुख है, और समाज में गुरु का अगर प्रमुख रहेगा तो गुरु अच्छा गुरु है, सर्वोपरि है, तो उसके आचरण भी बच्चे सीखेंगे, सही सीखेंगे, है ना। जो क्योंकि ज्ञान जो समाज को बनाने वाला कौन होता है, गुरु ही होता है।
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स हैं। आदर्श व्यक्तित्व वाला की बात कहा है, बालक को एक आदर्श क्या कहा, आदर्श या एक ईश्वरीय अंश कहा है। ये भी कहीं, क्योंकि बालक को जब हम मानेंगे कि ईश्वर का अंश है तो उसको हम अपने काम भी तो सही से करेंगे, है ना। तो वह एक अंश है, यानी उसको हमको परिपूर्ण करना है। इसमें कहीं ना कहीं इनकी जो है विशेषता है, अच्छी बातें हैं। शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है, ये भी सही है कि शिक्षक का सम्मान बना रहेगा, छात्र उनकी सही आचरण, सही व्यक्तित्व या सही चरित्र से प्रेरित होकर सीखेंगे, ठीक है, अब मोटिवेट होकर सीखेंगे। और आत्म अनुशासन की जो बात करता है, आत्म अनुशासन, तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम किसी को अनुशासित कर सकते हैं तो किसके माध्यम से, आत्म अनुशासन। आप स्वयं जान जाएं कि हमें क्या कार्य करना है, तो आपको किसी दबाव या किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप स्वयं अनुशासित रहेंगे, ठीक है। तो आत्म अनुशासन भी सही है। और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, आदर्शवादी विचारक शिक्षा के उद्देश्यों को मेन व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सही, मतलब इनके प्लस पॉइंट है, इनके मेरिट्स पॉइंट है, ठीक है। मेरिट मूल्यांकन आते हैं क्वेश्चन। आदर्शवादी विचारधारा क्या है, इस विचार का मूल्यांकन करें। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा का मूल्यांकन करें, तो वही मूल्यांकन करें। शिक्षक सर्वोपरि, शिक्षक इस बालक को ईश्वरीय अंश माना गया है। शिक्षक के बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षक के आदर्श और नेतृत्व जो है, आदर्श और जो उसके व्यक्तित्व गुण है वह धारण करना। और ये सारी चीज़ें, अनुशासन, स्व अनुशासन की बात करता है, ये भी सही है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ चीज़ के दोष भी हैं। क्या है, शिक्षक को ही स्थान देता है सीखने में, तो बालक का स्थान प्रमुख होना चाहिए ना। आज हमारा जो वर्तमान समय है, यह समय ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अध्यात्म से ही हम जी लेंगे, ठीक है। ये अंतिम लक्ष्य की बात करता है। अंतिम लक्ष्य से पहले हमें सांसारिक जीवन जीना है ना, तो सांसारिक जीवन हमारा कैसा हो, इसको भी परिपूर्ण, यही तो जीवन को सुखी बनाया जाए, है ना। हम जो तकनीकी शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे, हम वैज्ञानिक शिक्षा से नहीं, हम आधुनिक जगत से, यानी आधुनिक